खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नीतीश कुमार ने अपनी विश्वसनीयता राजनीतिक दलों के सामने खो दी। नीतीश कुमार ने अपनी विश्वसनीयता राजनीतिक दलों के सामने खो दी। नीतीश कुमार ने अपनी विश्वसनीयता राजनीतिक दलों के सामने खो दी। लाइन होटल्स नहीं खुले हैं, ढाबे नहीं खुले हैं, बिस्कुट के चाय के दुकान नहीं खुले हुए हैं, तो ये खाली पेट ही जाएंगे। गांव नहीं है कि सातू बांध लिया चले गए विदेश, विदेश से वापस गांव आना है। विदेश में सातू नहीं मिला होगा कि बांध के ले आएंगे बाबा जी। समय परिस्थितियों को समझिए। और इसी परिस्थिति में हमने देखा कि भूखमरी से लोग मरना शुरू हुए। बुद्धियों की कमी नहीं है। नीतीश कुमार के आसपास भी अगर देखिए तो नवरत्नों की कमी नहीं है, लेकिन सारे नवरत्न निकम्मे हैं। लेकिन अगर इस कुएं की बात कीजिएगा नीतीश जी, तो आपने अपना पैर काट लिया है और आपको बहुत मुश्किल होगा आने वाले चुनाव में। आप मुख्य पृष्ठ पर कभी भी कोई बड़ी घटना या पॉलिटिकल ऐसी चीज़ें नहीं देखिएगा जिसकी वजह से सरकार की किरकिरी हो। उसी अखबार के तीसरे चौथे पन्ने पर आप जाइएगा तो आपको सारी खबरें मिल जाएंगी जिससे सरकार गिर सकती है। नमन जी, जितना पैसा इस फंड में आ गया, कोरोना फंड में आ गया है, अगर इस पैसे का भी सही ढंग से, जैसा कि आपने बताया, सही ढंग से उपयोग अगर कर दिया जाता तो ये निश्चित रूप से लोगों तक पहुँचता। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। आप देख रहे हैं पंचनामा। आज नमन जी के साथ मैं इसलिए आया हूँ कि इस शो को जिस तरह से नमन जी ने शुरुआत किया था और कनेक्टिविटी जो आपके साथ थी, आप जनता जनार्दन के साथ थी, उसको लेकर के जितना इमोशनल इस कोरोना की महामारी को लेकर के नमन जी हुए थे, उसमें बहुत ज़रूरी हो गया था कि जब इनके द्वारा कही गई बातें सामने आ गई हैं और अब लोग और इसके साथ साथ राजनीतिक और राजनीति से जुड़े लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी और जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनके परिजन भी एक ही बात कह रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, नीतीश सरकार क्या कर रही है, ये हमने आपको बता दिया है। लेकिन उसके परिणाम क्या हो रहे हैं उस पर, और जो अभी वर्तमान परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं लॉकडाउन 2 के बाद, उस पर नमन जी से हम जानेंगे कि आखिर कैसे क्या होगा और इस पर इनका विचार क्या है। नमन जी, जिस तरह का सब कुछ चल रहा है उसमें आप बड़ी इमोशनल हो गए थे जब शुरुआत इसकी हुई थी। आपने बहुत चिंताएं व्यक्त की थी कि आखिर क्या होगा उन लोगों का जो लाखों लाख की संख्या में है, लगभग करोड़ों की संख्या में है, जिसका आंकड़ा तक राज्य सरकार के पास नहीं है जी। उन मजदूरों का क्या होगा जब वो पूरी तरह से फंस चुके हैं इस लॉकडाउन में। देखिए, आपको याद होगा कि मैं इमोशनल इसी कारण से हुआ था कि मैंने देखा था कि सड़कों पर इतने ज़्यादा लोग, तब जब खास तौर पर सड़क पर आने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, कोरोना, कोई रोड पर ना निकले। और क्या हुआ, सारे बिहारी जितने भी रहते हैं इस देश के कोने कोने में वो वापस बिहार की तरफ रोड पर आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने रोका क्या? नरेंद्र मोदी जी ने अगले दिन वापस लाइव आकर ये बात कही कि आप सड़क पर मत निकलिए, हम आपके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। किसी ने ठेल दिया, ढकेल दिया अपने राज्य से, किसी ने बस दे दी कि जाओ जानवरों की तरह यहाँ से, किसी ने पैदल जाने दिया, कोई सड़क पर मार रहा है, कोई कहीं मार रहा है। बाबा, सच्चाई यही है कि मैं इसी बात को लेकर द्रवित हुआ था कि मैंने देखा था कि बिहार आज रोड पर आ गया है। जिस समय पूरे विश्व को रोड पर आने की बात नहीं कही गई, बिहार रोड पर आ गया। हमें पता था कि हम मजदूर हैं, हम सबसे निचले तबके पर आते हैं, हम फूड चेन में भी नीचे हैं और इस जो भारत का सोशियो इकोनॉमिकल बैलेंस है इसमें भी हम इतने नीचे आते हैं कि हमें हमारे एग्जिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर में चींटी है, चींटी नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पता तब चलता है जब आपके किसी पलंग के पीछे अगर छिपकली मर जाए तो वो चींटी ही उसे साफ करती है जी। आप तो नहीं कीजिएगा क्योंकि आपने देखा भी नहीं है। बिल्कुल। तो भाई हम उसी तरह के, हम अंडर द रडार चले जाते हैं, हमें हमारे एग्जिस्टेंस से किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। फर्क पड़ेगा, वो आने वाले समय में पड़ेगा, मगर उस पर मैं चर्चा करूंगा। मगर फिलहाल मैं कहता हूं कि लोगों को लगता है कि हमारे एग्जिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को लगता है कि बिहारी अगर हमारी इकोनॉमी में नहीं भी रहते हैं तो वो बर्डन है, उनको हटा दो यहाँ से। लेकिन बाबा, उस समय आपको याद होगा कि सड़कों पे लोग जब मौजूद थे और किसी को अभी तक अवेयरनेस नहीं था कि ये लोग भूखे प्यासे जा रहे हैं, इनके पास खाना नहीं है, लाइन होटल्स नहीं खुले हैं, ढाबे नहीं खुले हैं, बिस्कुट के चाय के दुकान नहीं खुले हुए हैं, तो ये खाली पेट ही जाएंगे। गांव नहीं है कि सातू बांध लिया चले गए विदेश, विदेश से वापस गांव आना है। विदेश में सातू नहीं मिला होगा कि बांध के ले आएंगे बाबा जी। समय परिस्थितियों को समझिए। और इसी परिस्थिति में हमने देखा कि भूखमरी से लोग मरना शुरू हो गए। बिल्कुल। सड़कों पर जान दे रहा था बिहार, किसी को फर्क नहीं पड़ा बाबा।
मैं आपको बताता हूँ बाबा कि देखिए सबसे बड़ा दुखद बात क्या है। मैं पॉलिसी मेकर नहीं हूँ बिहार का, पॉलिसी मेकर नीतीश कुमार है, उनके लोग हैं जी। जब आपके पास शुरुआती आंकड़े नहीं थे कि कितने लोग पलायन करके बिहार से गए हैं, तो आते समय तो कम से कम आंकड़ा बना लेते हैं। बिल्कुल। एक एक आदमी का अगर नाम लिख लेते हैं, कहाँ से आए हो, किस जगह काम करते थे, क्या करते थे, वो आंकड़ा आपके पास आ जाता। कम से कम आने वालों का तो आंकड़ा हो जाता। बिल्कुल। उनको फिर देखते कि स्क्रीनिंग करते हैं, फिर पता करते कि उन जिस परिवारों में गए हैं उन परिवारों में वो कोरोना लेकर गए हैं कि नहीं, उन परिवारों की स्थिति क्या है। अगर एक व्यक्ति यहाँ से गया होगा तो अगर सबसे छोटा परिवार भी किसी का होता है तो 3 लोगों का होता है। बिल्कुल। तो 3 लोगों के परिवार तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था हो सकती थी। 5 लोगों का परिवार होगा तो उसकी भी व्यवस्था हो सकती थी। बिल्कुल। लेकिन आपको मैं यही बताना चाह रहा हूं कि चुनावी साल होने के बावजूद, नीतीश कुमार जैसे आका होने के बावजूद इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसी पर लाइसेंस, तो बिहार में बुद्धियों की कमी नहीं है। नीतीश कुमार के आसपास भी अगर देखिए तो नवरत्नों की कमी नहीं है, लेकिन सारे नवरत्न निकम्मे हैं। इसलिए निकम्मे नमन जी आपने नवरत्नों की बात की तो एक नवरत्न की याद मुझे आने लगी, और उस नवरत्न ने एक बड़ी गंभीर बात शुरू कर दी है जी। वो नीतीश कुमार जी पर सीधे प्रश्न उठा दिया। मैं वहीं पहुंच रहा था बाबा, मैं वहीं पहुंच रहा था। अब अपने सवाल को कंप्लीट कर लीजिए। मैं बात कर रहा था कि उनके नवरत्नों में जो सबसे करीब उनके हुआ करते थे, उन्होंने अपना आवास तक उनको दे दिया था और उनको उत्तराधिकारी भी कहा जाने लगा था। मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ। और प्रशांत किशोर जब आगे निकल करके ये बात पूछने लगते हैं, सवाल कर देते हैं नीतीश कुमार से कि नीतीश जी और राज्य तो जो कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ हैं। सिर्फ आप मीडिया में आकर के और मीडिया वालों के कहने के बाद यदि आप लोगों को सांत्वना दे रहे हैं, गंभीरता के साथ अपनी बातें नहीं रख रहे हैं और दूसरे की बात अपने मुंह में रख रहे हैं, तो फिर आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी के वक्तव्य को मैंने सुना था कल। मुझे लगा कि मोदी जी की बात को सुनकर वो प्रभावित काफी हुए जी, और उन्होंने उनकी बातों को ही इस यथा स्थिति ही रख दिया। प्रभावित थे कि मजबूर हैं? पहले तो मैं प्रभावित कहूंगा, फिर मैं उन जगह पहुंचूंगा जहां से मैं साबित करूंगा कि मजबूरी उनकी क्या है। प्रभावित इसलिए लग रहा था क्योंकि उन्होंने शब्दशः मोदी जी के भाषण को रिपीट कर दिया। हालांकि बिहार के परिप्रेक्ष्य की चीजों को उन्होंने उसमें जोड़ा और उन्होंने लोगों को धैर्य रखने की, मर्यादा बांधने की और आंकड़े बताए, सब कुछ बताया। बाबा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार के परिजन में उनके पुत्र हैं, अगर उनके पुत्र 6-7 साल के होते हैं और बिहार से कहीं दूर विशाखापत्तनम, कोटा और चेन्नई जैसे जगहों पर अगर फंसे होते हैं और बार बार फ़ोन करके, फ़ोन भी बंद करा देते ना, फ़ोन बंद करा देते कि लोगों को पता नहीं चलता कि उनके बेटा जिंदा या मरे हैं। फ़ोन करके अगर उनका पुत्र उनको कहता कि पिताजी 3 दिन से खाना नहीं खाए हैं, यहाँ व्यवस्था नहीं है, बाहर निकलते ही कभी माथा पे कोई मार दे रहा लाठी, कोई कुछ मार दे रहा है, मकान मालिक कह रहा है कि जल्दी भागो यहाँ से, तुम बिहारी हो, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे ही से कोरोना फैल रहा है। इस परिस्थिति में बाबा बिहार के लोग बड़े पुराने तौर तरीके के रहे हैं। हम पुराने तरीके से जीते रहे हैं। हमारे यहाँ जातिगत व्यवस्था बड़ी दूसरे तरीके की रही है। गांव का गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए सब कुछ सोचता है। अनाज देकर कपड़ा खरीदने लेने का ये विनिमय प्रणाली ये सारे हमारे यहाँ आज भी चलती हैं। ये कोई हमारे यहाँ खत्म नहीं हुआ है बाबा। हमारे यहाँ के किसान बड़े स्वाभिमानी होते हैं। बिल्कुल। वो अपने स्वाभिमान को उस खेत में जलता देख लेंगे, लेकिन अगर आप याद कीजिए कि अगर देखते हैं कि उनको सरकार उचित मुआवजा नहीं देती है तो वो मांगने नहीं जाते हैं। किसान जो क्रेडिट कार्ड है, अब देख लीजिए बिहार में उसकी उपयोगिता कितनी है, नहीं जाते हैं लेने के लिए, डीजल अनुदान नहीं लेते हैं, पेस्टिसाइड्स नहीं जाकर सरकारी जगहों पर लगाते हैं। वही किसान लगते हैं जिन्हें कुछ जागरूकता है और जो जानते हैं। लेकिन बड़ा आप समझिए कि बड़ा वर्ग हमारा वही है, हम अपने स्वाभिमान को लेकर बहुत ज़्यादा उसको चिंतित रहते हैं। और आज जिस तरह से ये बच्चे बाहर फंसे हुए हैं, और सबसे दुखद बात बाबा कि वो राज्य तैयार है उन बच्चों को भेजने के लिए, परमिट वहाँ से बना हुआ है, हमारे पास कन्वर्सेशन है। और आरके सिंह जो कि मंत्री हैं मोदी सरकार के, इनको जब फ़ोन करते हैं उनके पिता बच्चों के, तो ये हाथ खड़े कर देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप क्यों केंद्रीय मंत्री बने थे? आप आरा से सांसद बन के, जो आरा को आप जानते तक नहीं है। हम तो पिछली बार ही गए थे, हमने बता दिया था कि ये व्यक्ति आरा के लिए कुछ करने नहीं जा रहा है, क्योंकि ये पिछले 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। 10 इनके आसपास शागिर्द टाइप के लोग हैं जो आरा को चारों तरफ से घेर रखा है लोगों ने, और इन तक बस इनकी बातें पहुंचती हैं वहां, ये स्वयं नहीं पहुंचते हैं जी। और इन पता नहीं आरा की बातें कितनी जानते हैं। आरके सिंह अपने जमाने के बहुत कुशल, मैंने सुना है, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं सुना है कि बहुत कुशल प्रशासनिक है। लेकिन मुझे लगता है ना बाबा, आप इस बात से इत्तेफाक भी रखिएगा, आरके सिंह ही ऐसे शख्स हैं जिनकी वजह से हमारे जो पूर्व डीजीपी हैं वो राजनीति में नहीं आए। जो परिस्थिति नमन जी जो आप बात कर रहे हैं, तो एक प्रसंग इसमें बहुत जरूरी कहना यह है कि आरके सिंह
सिर्फ एक कारण से जाने जाते हैं, और वो था इनका LK आडवाणी को गिरफ्तारी। लालू राज में इन्होंने जो गिरफ्तार किया था, ये इनकी यूएसपी थी, और इसी को लेकर के वो नाम चर्चित हुआ। आप याद कीजिए, हम बार बार पूछते हैं अभयानंद जी से कि आप राजनीति की तरफ रुख क्यों नहीं करते। मुझे लगता है यही वो कारण है। अभयानंद जी तो एक राजनीतिक व्यक्ति जिनके साथ वो एक नया कॉलेज शुरू कर रहे थे, पढ़ाई की संस्थाएं शुरू कर रहे थे। जब वो व्यक्ति राजनीति में गए तो उन्होंने अपना नाम तो वापस ले लिया। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है नमन जी की, जो विषय पर हम लोग चर्चा करने बैठे थे, कि आखिर अलग अलग राज्य जब अपने लोगों को वापस बुला रहे हैं, और ये बातें अब पब्लिक डोमेन में है, तो कितना बेचैनी बिहार के लोगों को बढ़ रही है। और इस पर नीतीश जी के क्या गुजरात ने अपने लोगों को बुला लिया, महाराष्ट्र के लोग तमिलनाडु से वापस आ गए हैं। हमने देखा है कि राजस्थान में भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं कि लोगों को बाहर से बुलाया गया है। यूपी की स्थिति को आपको पता ही है किस तरह से योगी ने लगभग सारे अपने राज्य के लोगों को बाहर से बुला लिया है, और लॉकडाउन का बहुत तगड़ा पालन कराया जा रहा है। आप अगर नहीं समझे तो आपको डंडे के जोर पर समझाया जाएगा, या प्रशासन किस लिए है। लेकिन बाबा अपने लोगों को छोड़ नहीं सकते हैं। कल मैं बात कर रहा था, बक्सर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तथागत हर्षवर्धन, उन्होंने मेरी पुरानी बात को रिपीट करते हुए अपनी कुछ बातें ऐड की कि कैसे ये भारत 605 अलग अलग रजवाड़ों का समूह था, जो कि एक देश नहीं था जी। हम अखंड तब हुए जब हमने सबको बराबर एक साथ लेकर आकर एक ट्रीटी साइन हुई, जिसके तहत हमने सभी को समान अधिकार दिए। हमने सभी के साथ नाइंसाफी नहीं करने की बात जब की एक सोवरेन राज्य के राष्ट्र के तौर पर, तब ये सारी बातें हुई। और आज भी अब देखिए दादरा नगर हवेली और ये सब चीजें जो हैं वो आज भी आपसे थोड़ी अलग हैं। उसका कारण है कि उन्हें विश्वास नहीं था इन सब चीजों पर। और बाबा आज अगर देश के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करता हूँ, अमेरिका भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, कई राज्यों का समूह मिलकर एक सरकार, तो यही हमारे भारत के साथ भी, हम भारत भी कोई अलग नहीं है। भारत गणों का राज्य है, अलग अलग गण का राज्य है, हाँ राज्यों का गण है। लेकिन अगर आप हमारे साथ नाइंसाफी करते तो नीतीश जी को डरना नहीं चाहिए था। सबसे पहली बात, नीतीश जी से जो गलती हुई, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने अपना पैर काट लिया। ये मेरे शब्द है बाबा कि उन्होंने अपना पैर काट लिया नीतीश जी ने। कैसे? चुनावी साल है और आपने जिस तरह से बिहारियों को जो बाहर रह रहे हैं, मैं कहता हूं बाबा, एक बार हमने देखा था कि कैसे देश के अलग अलग राज्यों के लोग अपने राज्यों में गए थे वोट करने के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर, काम छोड़कर जी। और हम देखेंगे इस बार कि कैसे नीतीश कुमार को के खिलाफ वोट करने के लिए लोग बाहर से आकर वोट करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है नमन जी की, ये वो समय होगा जब लोगों को मजबूरी में बिहार वापस आना ही होगा। या तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोग आ जाएं, या फिर पर्व त्योहारों में आवें, लेकिन लोगों को आना तो है। और ये लोग जिस तरह से लाइव में हमसे बातें कर रहे हैं, ये बातें बहुत हो सकता है बाबा, हो सकता है ये बातें हो सकती है कि हम कुएं के मेढक हों जी, हम कम अपने कुएं के ही आपको हाल बता पा रहे हों। लेकिन अगर इस कुएं की बात कीजिएगा नीतीश जी, तो आपने अपना पैर काट लिया है और आपको बहुत मुश्किल होगा आने वाले चुनाव में। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों को लगता है कि हम नीतीश कुमार के खिलाफ इतना क्यों बोलते हैं, हमारे चैनल पर खबरें इतनी क्यों चलती हैं सरकारों के खिलाफ। उसका एक कारण है, आपको पता होना चाहिए, पत्रकारिता में एक अध्याय है जिसे कहा जाता है एंटी एस्टेब्लिशमेंट, यानी जिनकी सरकार हो, हम सरकारों के खिलाफ लगातार उनकी कमियों को उजागर करने का काम करते हैं। क्योंकि वास्तविक में एडवर्टीजमेंट चलाकर किसी का प्रचार करना ये मीडिया का काम नहीं है। ये जीविकोपार्जन के लिए कुछ जरूर सत्ताधारी दलों के चाटुकार मीडिया कर्मी बन गए हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि कभी भी मीडिया को अच्छी बातें दिखाने के लिए प्रेरित नहीं करना था। मीडिया को हमेशा ऐसी चीजें दिखानी थी जो आपके रडार से नीचे छुप जाती हैं, या जिनको पीछे छुपा दिया जाता है। आप मुख्य पृष्ठ पर कभी भी कोई बड़ी घटना या पॉलिटिकल ऐसी चीजें नहीं देखिएगा जिसकी वजह से सरकार की किरकिरी हो। उसी अखबार के तीसरे चौथे पन्ने पर आप जाइएगा तो आपको सारी खबरें मिल जाएंगी जिससे सरकार गिर सकती है या सरकार की भत पिट सकती है। ये बहुत अच्छे तरीके से कैमोफ्लेज किया जाता है ताकि रेशम के टाट को अगर हम लगा देते हैं भुखमरी के आसपास, तो वो भुखमरी नहीं, वो डाइटिंग लगेगा। फिलहाल जो पूरे बिहार के लोगों को डाइटिंग कराया जा रहा है बाबा, बिहारी जहाँ तहाँ हैं वहाँ से हमें फ़ोन जो आ रहे हैं, हम फ़ोन कॉल्स को इग्नोर नहीं कर सकते। और ये गुस्सा इसी वजह से है, आपने नंबर जारी किया है, आपके नंबर पर फ़ोन नहीं लगता है, क्या आप वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सकती? मैं ये कैसे मान लूँ बाबा कि बिहार सरकार के पास इतनी पूंजी नहीं है, इतना रुपया नहीं है कि वो 2000-4000 अलग अलग टेलीफोन्स और लोगों को बिठा दे कि वो बस यही ध्यान दे कि लोगों को खाना मिल रहा है कि नहीं। ये मैं कैसे मान लूँ? जब जल जीवन हरियाली जैसी चीज़ों पर आप खर्चा कर देते हैं अरबों रुपए, तो मैं ये कैसे मान लूँ कि आपके पास इतनी संसाधन नहीं है? आप बाढ़, सुखाड़, इंसेफ्लाइटिस, इन सब जितना पैसा बर्बाद करते रहे हैं,
आपने जो संग्रहालय बनाया है, एक संग्रहालय होते हुए भी बिहार में, इस संग्रहालय में आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, मैं कैसे मान लूं कि इस पैसे का आप सदुपयोग नहीं कर सकते थे? क्या यही तो वही हाल हो गया बाबा कि आपको कुछ पैसा दिया गया था कि एक मालिक के तौर पर परिवार के, कि आप इसे संभाल कर रखिए कि जब हमारी स्थिति खराब होगी तो आप इसे, और उससे आपने 5 को पैजामा सिलवा लिया अपने लिए। ये गलत है। आज भूखे बिहार को पैजामा खा के नहीं पेट भरेगा, और वो भी आपके जो अलमारी है उसमें बंद पैजामे से। नमन जी, जितना पैसा इस फंड में आ गया, कोरोना फंड में आ गया है, अगर इस पैसे का भी सही ढंग से, जैसा कि आपने बताया, सही ढंग से उपयोग अगर कर दिया जाता तो ये निश्चित रूप से लोगों तक पहुंचता, और इसके लिए निश्चित रूप से मैन पावर बढ़ाने की जरूरत थी। आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा इनहैंस करने की जरूरत थी। बाढ़ की जो स्थितियां होती हैं, मैंने उसमें एक अध्ययन बड़ा तगड़ा किया था कि बाढ़ जानकर लाया जाता है जी। बाढ़ को बिहार में जानकर लाया जाता ताकि जो जितने भी आसपास के करीब के सरकार के होते हैं कर्मचारी, जो उच्चतम कर्मचारी, ये अपने बैंक बैलेंस को भर सके और सरकार के लोगों को, नुमाइंदों को पिछले दरवाजे से फायदा पहुंचा सके। इसके पीछे बहुत बड़ा एक लॉजिक है, लेकिन मैं यही कहीं ना कहीं बुद्धि पर भी लोगों के बड़ा मुझे संशय होता है कि ये बाढ़ नहीं है। इसमें आप जो पैसा इकट्ठा कर लीजिएगा वो आपके काम नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि अगर कोरोना की बाढ़ आ गई तो आपका परिवार कहां से निकल जाएगा, कैसे बच जाइएगा। ये इस वही एक राहत नूरी की कविता याद आती है कि शहर में बस मेरा मकान थोड़ी है। आप जिन परिस्थितियों में बिहार को जाने दे रहे हैं और जहां से नो पॉइंट ऑफ रिकवरी हो जाएगा, तो क्या लगता है कि पूरे अगर पृथ्वी पर एक आपका परिवार बच जाएगा अरबों रुपए लेकर, तो उससे आपका जीविकोपार्जन चल जाएगा, आप जिंदा रह पाइएगा। नमन जी, इन बातों को जो आपने प्रारंभ हम लोगों ने किया है उसको जस्टिफाई करने के लिए अगर अंतिम वर्ड आपको कहना पड़े एक शब्द में, कैसे उसको आप? जी, अशोक गहलोत ने फोन करके धन्यवाद दिया योगी जी का। जी, इस बात को समझिए बाबा, अशोक गहलोत कांग्रेस के नेता हैं जी, योगी जी भाजपा के तेज तरार नेता हैं जी, मोदी जी के बाद उन्हीं का नंबर आता है, मैंने सुना है। इन परिस्थितियों को समझिए। योगी जी और अशोक गहलोत में बातचीत होती है, अच्छी बातचीत होती है, क्योंकि उन्होंने अपने राजस्थान से लोगों को बुला लिया जी। नीतीश जी को बारंबार ये मैसेज भिजवाया जा रहा है राजस्थान से कि अपने कोटा के जो छात्र हैं इन्हें वापस ले आइए। देखिए, इसके 2 कारण है बाबा। एक, तो राजस्थान सरकार ऐसा नहीं है कि 10,000, 5,000 या 5 लाख या 4 ही लाख लोगों को खाना नहीं खिला सकती, कोई भी सरकार खिला सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फिर आप आरोप लगाइएगा जी, आप छींटाकशी कीजिएगा कि राजस्थान में जो सरकार है उसने सहयोग नहीं किया है जी, हमारे छात्रों को नहीं खाना खिलाया है, या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इससे बचने के लिए, और दूसरी बात, उन बच्चों में बेचैनी है क्योंकि अभिभावक पटना में है, अभिभावक वैशाली में है, अभिभावक नालंदा में है, छपरा में है, और वो वहाँ बैठे हुए अकेले। आप समझिए मनोस्थिति कैसी है। हमने सुना है कि दिल्ली के कई कॉरपोरेट ऑफिसेस में एम्प्लॉयज़ ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया है। क्यों? मनोस्थिति ऐसी है कोरोना को लेकर। नमन जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने इस बीच में कह दी, जो बात अब जरूरी हो गया उस पर प्रकाश डालना, कि क्या राजस्थान में गैर भाजपाई सरकार होने का भी कारण वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ बाबा, कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कंधे पर रखकर बंदूक नरेंद्र मोदी चला रहे राजस्थान की तरफ। इतना बेवकूफ़ तो कोई राजनीति में नहीं है। जो राजनीति थोड़ी बहुत भी समझता है वो जानता है कि परिस्थितियाँ क्या है। अगर बिहार के संदर्भ में हम बात करें तो नीतीश कुमार अब तक मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, टेस्टिंग किट्स हो या किसी चीज़ के लिए हो, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, चुनाव सामने है। और नरेंद्र मोदी से अगर मुँह खोलेंगे तो पिछली बार जो हुआ था किरकिरी, आपको 2014 में याद ही होगा, सब बना बनाया गुड़ गोबर हो गया था। क्या नीतीश कुमार फिर से गुड़ गोबर करना चाहेंगे? फिर से लालू प्रसाद यादव उनको रख लेंगे अपने साथ में? क्या फिर से महागठबंधन बन पाएगा नीतीश कुमार को लेकर? इन सारे सवालों का जवाब एक ही है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार ने अपनी विश्वसनीयता राजनीतिक दलों के सामने खो दी है। तो जैसा कि आपने देखा कि आज पंचनामा में जो बातें हम करने के लिए बैठे थे, लगभग उन बातों तक हम पहुंच गए हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें निकल करके जो आई वो ये आई कि कहीं ना कहीं कोरोना के नाम पर राजनीति निश्चित रूप से हो रही है। जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बाहर निकल करके लोगों को समझाते हैं, लोगों से कहते हैं कि आप अपने घरों के अगल बगल के लोग को भूखा न रहने दें, वो अपने बिहार के हम संदर्भ में अगर बात करें तो 40, मैं 39 की बात नहीं कर रहा हूँ, 40 की बात कर रहा हूँ, 40 MP, क्या 28 राज्य में फंसे बिहारियों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? क्या इसके लिए पहल नहीं करना चाहिए था? या वो नीतीश कुमार जी हों या फिर नरेंद्र मोदी जी हों, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें जरूर हैं जिसका विपक्ष लगातार
उन पर प्रहार करना शुरू कर चुका है। चाहे आप तेजस्वी यादव की बात करें, पप्पू यादव की बात करें, आप मदन मोहन झा की बात कर लें, आप उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, आप प्रशांत किशोर की बात कर लें, या अन्य किसी भी नेता की बात कर लें, सब लगातार एक ही बात कर रहे हैं कि यदि आपके पास सक्षम नहीं है आप, तो हम बसों का इंतजाम करते हैं, आप उन लोगों को वापस बुलाइए। पंचनामा में हम आज यही विराम देते हैं इस प्रश्न के साथ कि आप, अगर आपके पास कोई जवाब है तो आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्ट लाइव में सीधा अपनी बात करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं 7 बजे संध्या को। इससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब के लिए वो लाल वाला जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे दबा देंगे और घंटी पर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर देने के बाद आपको सभी नोटिफिकेशन अपने आप चला जाएगा और खबरें भी आप देख सकते हैं। नमस्कार।